हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल नेशनल इंटरनेशनल। और आज का ये वीडियो होने वाला है बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन कोलकाता के पार्ट 2 के ऊपर। तो देरी न करते चलिए आगे बढ़ जाते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज क्या क्या निकलता है इस पिटारे से। उस दिन का हमारा पहला डेस्टिनेशन था कालीघाट टेम्पल, तो इसीलिए हमारे घर के सामने से मेट्रो पकड़ के हम लोग जाके उतर गए थे कालीघाट मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे। और ये है द कालीघाट टेम्पल। मेट्रो स्टेशन में उतर के कुछ देर पैदल चलने के बाद हम लोग एकदम जाके पहुंच जाते हैं कालीघाट टेम्पल के वहाँ पे। मंदिर देवी शक्ति के 51 पीठों में से एक है, इसीलिए इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी बहुत ही ज्यादा है और ये पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदू लोगों के बीच में भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ज्यादातर शनि और मंगलवार को या फिर कोई त्योहार के दिन पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ता है। और काली पूजा के टाइम देश के बहुत ही दूर दराज के इलाकों से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, मेनली हिंदू कम्युनिटी के लोग। और अगर कोई टूरिस्ट बाहर से भी आ रहा हो कोलकाता घूमने के लिए तो वो लोग भी इस मंदिर को अपने ट्रैवल आइटिनरी के लिस्ट में ज़रूर रखते हैं। बहुत सारे देव देवियों के ये चित्र से सजे हुए ये जो बाहर का डिज़ाइन है, ये इस मंदिर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और इस मंदिर के एक साइड से होते पूरे सराउंडिंग में ही एक मार्केट बना हुआ है जिसमें आपको ज़्यादातर हिंदू रिलीजियन से रिलेटेड सामान सामग्री, मेनली पूजा वगैरह से रिलेटेड सामान सामग्री मिलेगा। आप लोग अगर मंदिर में चाहते हैं पूजा देने के लिए तो आप अपना पूजा का जो सामान है यहाँ से खरीद सकते हैं। और साथ में कई और लेडीज़ ऑर्नामेंट्स वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह ये सब भी है। ये सब भी आप चाहे तो वहाँ पे खरीद सकते हैं। ये मार्केट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये मीडियम रेंज का एक मार्केट आप लोग कह सकते हैं। और इस मंदिर का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। और मान लीजिए आप लोग इस मंदिर में जा रहे हैं पूजा देने के लिए और पहुँचते पहुँचते आप लोगों को 1 बजे से ज़्यादा हो गया, तब इस मंदिर के बाहर बहुत सारे पंडित लोग खड़े रहते हैं। वो लोग आपको स्पेशल लाइन में घुसाने के बहाने आप लोगों से पैसे भी मांग सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ना करने के लिए आप लोग अपना टाइमिंग सेट करके फिर ही वहाँ जाए पूजा देने के लिए। ज़्यादातर पंडित ऐसे नहीं होते, ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। आप लोग उनसे बात कीजिए, पूरा सेटलमेंट कीजिए, बात करके फिर ही अंदर की तरफ जाए पूजा देने के लिए। और यहाँ पे कुल 5 दरवाजे हैं मंदिर के अंदर तक प्रवेश करने के लिए। और कालीघाट मंदिर के स्थापना का इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो अभी का मंदिर है यही अभी करीब 200 साल से ज़्यादा इसका ही उम्र हो गया है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो ख़त्म हुआ था साल 1809 में जाके। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे देवी सती के जो राइट टो था वो यहाँ पे गिरा था। खैर जो भी हो, हम लोगों को तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते देरी भी हो गया था और हम लोगों को दूसरा जगह भी एक्सप्लोर करना था, तो हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए थे, बाहर से उसको घूम के चले आए थे कालीघाट के मेट्रो स्टेशन तक, जहाँ से होते हुए हमें जाना था हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में इंडियन म्यूजियम, जो बंगाल में जादूगर नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेट्रो में करीब 10-15 मिनट सफर तय करने के बाद पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन में उतर के वहाँ से 2-4 कदम चलते हम लोग पहुँच गए थे एकदम इंडियन म्यूजियम के वहाँ पे। सन 1814 में स्थापित हुआ ये म्यूजियम भारत को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित करता है, क्योंकि ये म्यूजियम सिर्फ भारत का ही नहीं, ये एशिया पैसिफिक का द ओल्डेस्ट और एशिया का द लार्जेस्ट म्यूजियम भी है। और ये है वहाँ का टिकट काउंटर, लेकिन यहाँ का टिकट प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा है। 75 रुपीज़ फॉर इंडियन एडल्ट एंड 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस एंड 500 फॉर फॉरेन नेशनल्स। यहाँ पे कैच है, अगर आप लोग वहाँ पे वीडियोग्राफी करना चाहे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। वहाँ पे एक स्मॉल कैमरे के लिए चार्जेस है ₹2000 प्लस 18% GST। और जो कैमरा स्टैंड के साथ आता है उससे अगर आप लोग वीडियो करना चाहे तो उसका चार्जेस है ₹5000, उसके ऊपर 18% GST, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग वहाँ पे फोटो भी उठाना चाहते हैं तब भी आप लोगों को वहाँ पे तो पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। वहाँ पे मोबाइल कैमरे से फोटो उठाने के लिए चार्जेस है 50 रुपीज़ पर मोबाइल, मतलब एक मोबाइल का ही 50 रुपया लगेगा। और अगर आप लोग DSLR से फोटो उठाना चाहते हैं तो उसका चार्जेस है पर DSLR 100 रुपया करके। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी का पास करके हम लोग अंदर जाके वीडियो वगैरह तो कर ही लेंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहेगा, क्योंकि उधर अंदर गार्ड्स वगैरह रहेंगे जो आपके टिकट वगैरह चेक करेंगे, आपको मॉनिटर भी करेंगे। आप लोग फोटो उठा रहे हैं कि वीडियो उठा रहे हैं, और आपका टिकट में देखेंगे कि ये मोबाइल फोटोग्राफी का पास है कि वीडियोग्राफी का, तो ये तो आप भूल ही जाइए। तो टिकट भी खरीदने के बाद हम लोग एकदम म्यूजियम के अंदर जाके पहुंच जाते, जिसका फर्स्ट फ्लोर। और सबसे पहले हम लोग जिस सेक्शन में घुसते वो था द वर्ल्ड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का, मतलब कीड़े मकोड़ों का सेक्शन में।
यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का लाइफ साइकिल को पूरा डिस्क्राइब किया गया था। उसके साथ साथ और भी कई सारे कीड़े मकोड़ों का बहुत बड़े बड़े रेप्लिका भी उधर में बनाए हुए थे। इस जगह को थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले गए थे पास वाले सेक्शन में। ये वाला सेक्शन बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर घुसते ही आप लोगों को बहुत सारे जीव जंतुओं के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी पता चलता है कि वो कहाँ से आए थे, उन लोगों का पूर्वज कौन थे, उन जीव जंतुओं का नाम क्या था, इस सब कुछ वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पे ह्यूमन के हिस्ट्री के कई स्कल्स भी आप लोगों को देखने मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसके साथ साथ कई जीव जंतुओं के भी स्कल्स आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। यहाँ तो और भी कई सारे प्री हिस्ट्रिक एरा के भी जीव जंतुओं के रेप्लिका रखे हुए हैं जो तो अभी शायद विलुप्त भी हो गए हैं। ये देखिए, ये वाला है एक हाथी का स्कल और ये वाला है द जायंट व्हेल फिश का स्कल। वहाँ से आगे बढ़ते हुए जो मछली का सेक्शन है, वहाँ पे कुछ मछलियाँ ओरिजिनल है जिनके बॉडी को यहाँ पे दवाई से प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और कुछ मछलियाँ यहाँ रेप्लिका के तौर पे भी रखा गया है। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग एकदम पहुँच जाते हैं बंगाली आर्ट कल्चर का जो सेक्शन है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत बंगाली आर्ट कल्चर के चित्र बने हुए, उन सबको देख के हम लोग चले आते हैं इस वाले सेक्शन की तरफ जहाँ पे बहुत सारे प्री हिस्टोरिक चीजें रखे हुए थे। ये देखिए, ये एक डायनासोर के अंडे का फॉसिल्स, ये वाला है एक सांप का फॉसिल्स। ऐसे बहुत सारे पुराने पुराने प्री हिस्टोरिक साइंटिफिक चीजें वहाँ पे रखे हुए हैं देखने के लिए। इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हेरिटेज और रेयर रिलीजियस मूर्तियाँ वगैरह भी रखे हुए हैं वहाँ पे। और ये है द इंडियन म्यूजियम, जो हम वेस्ट बंगाल के लोगों के बीच में ज़्यादातर जादूगर के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये उस म्यूजियम के बाहर की तरफ का नज़ारा। इस म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और जिसका डिस्टेंस है इस म्यूजियम से पैदल पैदल करीब 7 से 10 मिनट। तो हम लोग पैदल पैदल चल के पहुंच जाते हैं वहाँ, जिसका नाम है बीबी बिरला प्लेनेटोरियम। और ये कोई आम प्लेनेटोरियम नहीं है, ये इंडिया का द ओल्डेस्ट और एशिया का द लार्जेस्ट प्लेनेटोरियम भी है। और इस प्लेनेटोरियम के अंदर जाते ही आपको बहुत सारे 3D शोज भी देखने को मिलेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर, साइंस के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर। हालांकि उस दिन हम लोग वो सब शोज नहीं देखे थे क्योंकि हम लोगों का पहले ही वो सब शोज देखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल के कुछ ही देर पैदल पैदल चल के चले गए थे। इसके उल्टे तरफ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए ही कोलकाता का द वेरी फेमस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को देखने के लिए। और ये वाला है पीछे की तरफ का टिकट काउंटर। हालांकि पीछे की तरफ कौन सा है और सामने का तरफ कौन सा है, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों तरफ ही ऐसे सजा के रखे कि लगता है ये वाला ही फ्रंट गेट है। और ये वाला है और एक टिकट काउंटर, और यहाँ का टिकट प्राइस भी बहुत ही कम है, 50 रुपीज फॉर इंडियन नेशनल्स और 500 फॉर फॉरेन नेशनल्स। और वहाँ पे पहुँचते ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिख जाता है। वहाँ पे एक बहुत ही मेहनती लड़का अपने आर्ट और कला का प्रदर्शन करके जीसस का तस्वीर बना था, जो बहुत ही खूबसूरत था। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के फ्रंट गेट के साइड का नज़ारा। और यहाँ पे थोड़ा सामने की तरफ आगे बढ़ते हुए बाएं तरफ में एक तालाब है, और तालाब के पास एक पार्क जैसा बना हुआ है जहाँ पे लोग आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कोई कोई अपने स्पेशल पर्सन के साथ भी आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के हॉल के सामने, और ये है द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। और इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था 4 जनवरी 1906 में, और इस बिल्डिंग का ऑफिशियली ओपनिंग हुआ था 28 दिसंबर 1921 को। इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के सामने हम लोग थोड़ा अपना फोटो वगैरह खींचते और चले जाते हैं फिर इसके दूसरे तरफ में। मेमोरियल के ये वाला साइड में भी एक बहुत बड़ा पार्क जैसा बना हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आके अपना टाइम भी वहीं पे स्पेंड करते हैं। और ये हॉल इस साइड से कुछ ऐसा दिखते, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम नायाब फिनिशिंग के साथ बनाया गया है इस हॉल को।
वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाते हैं ये वाले गेट की तरफ आके अपना चेकिंग वगैरह करवाते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोग फोटो या वीडियो लेना चाहते हो तो अपने मोबाइल या कैमरे से ले सकते हैं, लेकिन फोटो या वीडियो के लिए जो एक्सेसरीज यूज होते हैं लाइक ट्राइपॉड, गिम्बल वगैरह, ये सब आप लोग वहाँ पे नहीं ले जा सकते। आप लोग इसको इस गेट में ही जमा कर फिर जाना पड़ेगा। जो भी हो, चेकिंग वगैरह करवाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं एकदम मेन हॉल के अंदर। और अंदर पहुँचते हम लोग को दिख जाता है इस बिल्डिंग के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पुराने तस्वीर, जैसे कैसे कैसे ये बिल्डिंग बना था, उसका डिज़ाइन कैसा था, ये सब वगैरह। और पास में वहाँ पे एक जॉर्ज द 5 का भी मूर्ति बना हुआ था। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का और इसका जो डिज़ाइन है वो भी देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा था हॉल के अंदर से ये देखने में। और ये सब देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं इसी हॉल के अंदर दूसरे एक रूम में। उस रूम में पहुंचने से पहले हम यहाँ पे दिख जाता है एक बहुत ही पुराना राइफल डिस्प्ले करके रखा हुआ था, जो 1857 का इंडियन रिवॉल्ट, 1860 का अमेरिकन सिविल वॉर और उसके साथ साथ 1914 का वर्ल्ड वॉर 1 में भी इस्तेमाल हुआ था। और उसके उल्टे तरफ में यहाँ पे तात्या टोपी जी का भी एक बहुत ही पुराना पोशाक, उसको भी डिस्प्ले करके रखा हुआ था। जो भी हो, उस हॉल में घुसते ही यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स दिख जाएंगे ब्रिटिशर्स के राज का, कहाँ वो लोग राज किए थे। यहाँ पे उड़ीसा से लेके बंगाल के कई इलाके तक, राजस्थान और भी कई जगह का यहाँ पे तस्वीर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे उल्टे तरफ एक छोटा सा इस मेमोरियल हॉल का ही एक रेप्लिका डिस्प्ले करके रखा हुआ था, जो कि एक्चुअल में पहले विक्टोरिया मेमोरियल जैसे बनने वाला था, ये उसका ही रेप्लिका है, ये उसी का ही डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन एक्चुअली में जो अभी का बिल्डिंग है उससे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही अलग दिखता है। और इस तरफ भी देखिए, यहाँ पे और भी कई सारे ब्रिटिश राज के टाइम के बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ का इनर साइड का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत खूबसूरत लगा। हर जगह का ही मुझे इस हॉल के अंदर का देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक बहुत ही पुराना ईस्ट इंडियन मैन आलमगीर शिप का रेप्लिका मॉडल रखा हुआ था। और इस शिप को 18th और 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा शिप माना जाता है। और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एकदम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का पूरा टाइमिंग जो है आप चेक कर सकते हैं। और ये है वहाँ का द सेंट्रल हॉल या द क्वींस हॉल। और जैसे मैं कह रहा था ना, इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। वाइट मकराना मार्बल से बना हुआ ये मेमोरियल हॉल ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है, जिसे लॉर्ड कर्जन ने क्वीन विक्टोरिया के मेमोरियल के तौर पे ही बनाया था। और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बना हुआ था, लेकिन ये चीज़ क्या था वो एक्चुअली में मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी था ये चीज़ था बहुत शानदार दिखने में। और यहाँ पे भी देखिए बहुत ही पुराने जो कि इंडिपेंडेंस से पहले का भी है, वैसा बहुत सारे आर्म्स जैसे ढाल, तलवार, चाकू, भाला, ऐसा बहुत सारे आर्म्स वहाँ पे रखे हुए थे देखने के लिए डिस्प्ले करके। और ये हुआ का सेकेंड फ्लोर, जहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग को जाने में बहुत देरी हो गया था। अब करीब 6 बजने को आ रहे थे, तो हम लोग का टाइमिंग भी कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे जितना हो सके वहाँ को एक्सप्लोर करके फिर ही निकले। और यहाँ पे भी निकलने के टाइम देखिए एक बहुत खूबसूरत हॉल है, उसको तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। हम लोग को 2-1 मिनट रह के फिर वहाँ से निकल जाना पड़ा था। और निकलते टाइम यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव का बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है, वो भी हम लोग देखते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा तस्वीर वगैरह खींचते हैं, फिर निकल जाते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ से बाहर निकलते वक्त जो व्यू मैंने देखा वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो तो मुझे थोड़ा ताजमहल का वाइब्स दे रहा था।
ये मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि ताजमहल का जो व्यू है वो थोड़ा ग्रैंड और थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये भी उससे कुछ कम नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। और ये है द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। हर दिन यहाँ पे पूरे कोलकाता से, पूरे वेस्ट बंगाल से, पूरे भारत से, यहाँ तक कि बाहर के कंट्रीज से भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस मेमोरियल हॉल को विजिट करने के लिए। ज़्यादातर वीकेंड्स में भी आते हैं, पर हर दिन यहाँ पे भीड़ लगा ही रहता है। और ये है द 42 बिल्डिंग। इसको आप कोलकाता का सबसे ऊंचा और सबसे फेमस बिल्डिंग ही मान सकते हैं अब तक के लिए। खैर जो भी हो, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगे थे यहाँ से बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ निकलते हुए यहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना हुआ था। वहाँ पे भी सब कोई लोग वीडियो वगैरह कर रहे थे, फोटो ले रहे थे, तो हम लोग भी वहाँ पे थोड़ा फोटो वीडियो लेते हैं और फिर उसके बाद निकल आते हैं एकदम बाहर की तरफ। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के पीछे की तरफ का नज़ारा। और यहाँ पे भी एक एंट्री गेट या एग्जिट गेट, जो भी चाहे आप कह सकते हैं, वो वाला है। अगर आप लोग इस तरफ से भी घुसना चाहे तो घुस सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए सामने भी एक टिकट काउंटर है, आप लोग वहाँ से भी अगर टिकट विकट कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं। और इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और बीबी बिरला प्लानिटोरियम के बीच में स्थित है द सेंट पॉल्स कैथीड्रल, जिसको सन 1839 से 1847 के बीच में स्थापित किया गया था। और ये कोलकाता का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे पहला एंग्लिकन कैथीड्रल चर्च भी है। और ये अपने इंडो गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोग और बाहर से आने वाले फॉरेनर्स भी इस कैथीड्रल को विजिट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ का एंट्री फीस भी बहुत ही कम है, सिर्फ 10 रुपये फॉर इंडियन सिटीजन्स, और फॉरेनर्स के लिए भी 10 रुपये ही है। इसके बाद वहाँ से निकल के बस पकड़ के करीब 5-6 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो था द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका पहले नाम था द इम्पीरियल लाइब्रेरी। सन 1903 में बना ये लाइब्रेरी इंडिया का द लार्जेस्ट पब्लिक एंड नेशनल लाइब्रेरी भी है। वहाँ से 2-4 कदम आगे बढ़ते हुए वहाँ का जो ओवर ब्रिज है उसको क्रॉस करके फिर नीचे उतर के हम लोग आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ने लगे थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए, जो था द जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, या जो अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पे पहुँचते हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं वहाँ के टिकट काउंटर के वहाँ पे। और कोलकाता के ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस के सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ का एंट्री फीस बहुत ही कम है। खैर जो भी हो, यहाँ का एंट्री फीस था पर हेड 50 रुपीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स, जो आप कैश या ऑनलाइन जिसमें भी चाहे पेमेंट कर सकते हैं। ये है वहाँ का एंट्री गेट का नज़ारा। और यहाँ पे गार्ड्स वगैरह खड़े रहते हैं, आप लोग अंदर जाने से पहले उन गार्ड को टिकट दिखा के फिर ही अंदर जा पाइएगा। और यहाँ पे बाएं तरफ में है टिकट काउंटर, यहाँ से ही आप लोग अपना टिकट परचेस कर सकते हैं। अंदर घुसने के बाद हम लोग थोड़ा कॉन्फ्यूज हो गए थे कि कौन सी तरफ से स्टार्ट करें, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग बाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे। और बाएं तरफ में यहाँ आपको ऐसे गाड़ी वगैरह भी देखने मिल जाएगा जिससे आप इस जू को घूम के देख सकते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता और इसका भाड़ा भी कितना मुझे पता नहीं है। खैर जो भी हो, वहाँ से चलते हुए हम लोग सबसे पहले पहुँच जाते हैं यहाँ पे जो एग्जॉटिक डियर वर्ल्ड का एरिया है वहीं पे। लेकिन वहाँ पे सिर्फ डियर्स ही नहीं और भी बहुत तरीके के एनिमल्स थे। लाइक यहाँ पे जो आप चिंपैंजी देख रहे हैं, ऐसे 2 चिंपैंजी उस केज के अंदर में थे। उनमें से तो एक इधर उधर घूम रहा था और वहाँ पे खड़े लोग उनमें से इस एक को बहुत चिढ़ा भी रहते, तो ये शायद गुस्सा होकर दूसरे तरफ चला गया। और यहाँ पे केज के अंदर जो दूसरा चिंपैंजी था वो तो हिल डुल भी नहीं रहा था, एकदम चुपचाप उस केज के अंदर एक शेड के नीचे बैठा हुआ था। यहाँ से निकल के थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे जेब्रा रखा हुआ है वो वाला सेक्शन में। ये जेब्रा तो एकदम बहुत एनर्जेटिक लग रहा था और रिचार्ज लग रहा था, और इसके साथ एक और भी साथी था। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसके पास वाले एरिया में भी वहाँ पे और भी कई सारे जेब्रास रखे हुए हैं वहाँ पे।
हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं और वेट करते हैं ये जेब्रास में से कोई अगर सामने आए तो उसके साथ फ़ोटो वगैरह लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें से एक भी जेब्रा हमारे सामने की तरफ नहीं आता, तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं यहाँ के भालू वाले सेक्शन में। ये जो भालू है ये एक्चुअली में जो नॉर्मल भालू होता है वही ब्लैक बेयर है, और ये दोनों भी एकदम एनर्जेटिक लग रहे थे और अपने मस्ती मजाक में ये लोग एकदम लगे हुए थे। और इसके पीछे की तरफ में जो सेक्शन है वो है स्लॉथ बेयर का सेक्शन, और ये बेचारा क्या कर रहा तो हमें पता नहीं, शायद खुदाई उदाई कुछ कर रहा था होगा, खाना वाना कुछ ढूंढ रहा होगा। इसे देखने के बाद हम लोग चले आते हैं वहाँ पर जो हिरन का सेक्शन है वहाँ पे। यहाँ पे तो जैसे बहुत बड़ा विश्व युद्ध लगा हुआ था दो हिरनों के बीच में, वो लोग आपस में लड़े ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि युद्ध खत्म ही नहीं होने वाला है उनके बीच में। और यहाँ से ठीक उल्टे तरफ के सेक्शन में ही है जो कैंगारू वाला सेक्शन है वो वाला, लेकिन ये लोग एकदम दूर में ही थे, पास में नहीं आ रहे थे। शायद गर्मी की वजह से ये लोग पेड़ के छाव में ही छुपे हुए थे। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ का जो रेप्टाइल का सेक्शन है वहाँ पे। यहाँ पे रेप्टाइल के सेक्शन के लिए एक अलग से घर भी बना के रखा गया है जिसका नाम है रेप्टाइल हाउस। और यहाँ पे आपको दुनिया के बहुत अजीबो गरीब तरह के और बहुत सारे डेंजरस तरीके के रेप्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग भी आस्ते आस्ते आगे बढ़ते रहते हैं और देखने चले जाते हैं वो रेप्टाइल्स को। और पहले हम लोग को दिख जाता है ये बड़ा वाला सांप। इसका नाम क्या था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये था बहुत डेंजरस दिखने में। जितना तो मुझे याद आ रहा है ये शायद कोई अजगर के प्रजाति का ही सांप था। इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हम लोगों को ऐसे बहुत सारे डेंजरस किस्म के सांप दिख जाते हैं। खैर मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया है, और वो सब दिखाने गया तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सब देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आते हैं और पहुँच जाते हैं इस नॉक्चरल हाउस के सामने। लेकिन वहाँ पे अंदर में इतना ज़्यादा अंधेरा था तो हम लोग वहाँ पे कोई फ़ोटो वीडियो उठा ही नहीं पाए थे, इसीलिए हम लोग वो देख के थोड़ा फिर निकल आए थे बाहर की तरफ। और इसके थोड़ा पीछे की तरफ ही हमें दिख जाता है ये अजीबोगरीब दिखने वाला पंछी, जिसके सर के ऊपर एक बलून जैसा बना हुआ था। इसका नाम शायद कुछ हेलमेटेड पीकॉक या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। देखिए कैसा बड़ा एक बलून जैसा बना हुआ इसके सर पे। उसी के पास में ये जो पंछी था ये भी बड़ा अजीब सा देखने में था। देखिए जैसे कैसे एक बतख और मुर्गी का कॉम्बिनेशन लग रहा है ये पंछी देखने में, और इसका पूंछ भी एकदम पीकॉक जैसा देखने में था। ये भी एक बहुत ही अजीब तरह का पंछी था। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते जिराफ वाले सेक्शन के वहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे जिराफ दिख जाते, करीब 5-6, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा था, कोई इस जिराफ को खाने देने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये आप लोग ट्राई मत करें, ये सेफ नहीं है। और गार्ड्स ने आके ये सबको करने से मना भी कर दिया था। इसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आके इस जगह पे रुकते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो हम लोग यहीं पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा वीडियो वगैरह करके फिर आगे बढ़ने लगते हैं और पहुंच जाते हैं यहाँ का जो लायन वाला सेक्शन था उसके तरफ। लेकिन ये जो लायन था वो एकदम सुस्त हुआ पड़ा था, शायद गर्मी की वजह से ही होगा। सब कोई कोशिश कर रहे थे कि इसको थोड़ा चिढ़ाए वगैरह वगैरह करे ताकि ये थोड़ा सामने की तरफ आए और सब कोई वीडियो वगैरह या फोटो वगैरह ले पाए, लेकिन ये आया नहीं, ये वहीं पे पड़ा रहा। तो हम लोग पहुंच जाता है इसके उल्टे तरफ के बर्ड्स वाले सेक्शन में। वहाँ पे बहुत तरह के बर्ड्स था। ये बर्ड्स का नाम क्या था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत मस्ती मजाक वाले पंछी लग रहे थे और हम लोग इसको देख के बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। और उसके पास में बहुत सारे ब्लू और येलो मकाओ भी थे और भी कई तरह के पंछी थे, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और सबसे जो खूबसूरत लग रहा था इन सबसे भी ज़्यादा, इसके पास में एक वाइट पीकॉक था, वो तो देखने में बहुत शानदार लग रहा था। और ये जो डांस कर रहा था वाह रे वाह, बहुत खूबसूरत था। और इसके उल्टे तरफ में यहाँ पे जो गजराज मौजूद दोनों थे वो तो एकदम खाने में ही व्यस्त थे। मतलब हाथी जो थे वो इस तरफ में पिछवाड़ा करके खा ही जा रहे थे, इस तरफ में उन लोगों का ध्यान ही नहीं आया, खाते ही जा रहे थे बस। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो ये गेंडा था वो तो मानो जैसे हम लोगों का फोटो वीडियो के लिए वेट कर रहा था, ऐसे पाउट कर रहा था, पोस्ट कर रहा था, जैसे मानो कोई फोटो शूट चल रहा हो और ये कोई ब्यूटी क्वीन है। ओह क्या पोस्ट था इसका, और पोस्ट दिए ही जा रहा था और सब कोई इसको देख के एंजॉय भी कर रहे थे। और वो गेंडा वहाँ से हिलने डुलने का नाम भी नहीं ले रहा था। इसके बाद वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं टाइगर वाले सेक्शन में। यहाँ पे दो तरह का टाइगर का सेक्शन है, एक है व्हाइट टाइगर का सेक्शन और एक है रॉयल बंगाल टाइगर का सेक्शन। इस जगह पे पर्टिकुलर कभी रॉयल बंगाल टाइगर को रखा जाता है और कभी इस व्हाइट टाइगर को। देखिए ये टाइगर कितना बड़ा था और इसका दहाड़ सुन के तो एकदम दिमाग खराब होता है। इसका पेट देखिए और चलना देखिए कैसे शान से चल रहा था, और इसका दहाड़ सुनिएगा तो दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, जैसे लग रहा है ये चल रहा है और सबको कह रहा हो हु इज द बॉस हियर, आई एम द बॉस हियर। ओह एटीट्यूड ही कुछ अलग था इसका। इसके बाद वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँच गए थे एकदम रॉयल बंगाल टाइगर के वहाँ पे।
बंगाली हूँ, रॉयल बंगाल टाइगर को देखे बिना कैसे चला जाता। इसका तो स्टाइल और भी ज़्यादा अलग था वो वाइट टाइगर से, और ये बहुत डेंजर भी होता है, तो इसीलिए इसका बैरिकेडिंग भी और भी ज़्यादा है। और ये ऐसे चल रहा था और इधर उधर पेशाब कर रहा था, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत बास मारा, तो हम लोग ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके, निकल गए आगे और पहुंच जाते हैं यहाँ के पीकॉक वाले सेक्शन में। यहाँ पे बहुत तरह का पीकॉक था, जैसे व्हाइट पीकॉक, ब्लू जो नॉर्मल पीकॉक होता है वो वाला, और लेडी पीकॉक, और भी ऐसे ब्राउन पीकॉक, ऐसे बहुत सारे पीकॉक थे। लेकिन ये व्हाइट पीकॉक और ब्लू पीकॉक में जैसे कंपटीशन चल रहा था, ये लोग पंख फैला के अपना जो सुंदरता है उसका प्रदर्शन कर रहे थे, और इसको देखने के लिए सब कोई उधर में भीड़ जमाए हुए थे। और ये दोनों पीकॉक जब नाच रहे तो वो तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो वीडियो मैं दे नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा वीडियो ख़राब हो गया था धक्का मुक्की में। इतना भीड़ था, सबको ये वीडियो वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो वीडियो अच्छा नहीं है। तो इसको देख के हम लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं और चलने लगते हैं सामने की तरफ। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा यहाँ पे वेराइटीज़ का पीकॉक था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पीकॉक भी थे। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं यहाँ का जो हिपोपोटेमस का सेक्शन है वहाँ पे। और ये जो हिपोपोटेमस था ये तो एकदम पहले में खाने में व्यस्त था, और इसके बाद ये आस्ते आस्ते थप 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 करते हुए पास में जो एक छोटा सा तालाब बना के रखा हुआ है उसके अंदर जाने लगा। तो मेरा भांजा बोल रहा था ये इतना बड़ा मोटा एक एनिमल इतना छोटा सा इस तालाब में कैसे घुस जाएगा। तो मैंने कहा ये तालाब जैसा दिखता है वैसा नहीं, इसका डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है, और इसी तालाब में आस्ते आस्ते चलते चलते वो हिपोपोटेमस घुस जाता है। और हम लोग भी ये सब देख के फिर आस्ते आस्ते चले आते हैं मेन गेट की तरफ, एक बहुत ही प्यारा सा और अमेजिंग सा डे आउट कंप्लीट करने के बाद। जो भी हो, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। कोलकाता के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में ऐसे और भी कई सारे प्लेसेस पड़ते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाउस, रविंद्रनाथ टैगोर हाउस, प्रिंसेप घाट, इको पार्क, निको पार्क, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। लेकिन उन सभी को एक या दो वीडियो में दिखा पाना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूंगा इसीलिए एक के बाद एक उन सभी के ऊपर वीडियो लाने के लिए, ताकि मैं उन सभी के ऊपर पूरे डिटेल से वीडियो बना पाऊँ और आप सभी को दिखा पाऊँ। इसके बाद एक पूरा सीरीज आएगा वीडियो का, जो था मेरा पहला सोलो ट्रिप का, इंडिया के लास्ट गाँव से होते हुए कैसे मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करके भूटान में घुसा, वहाँ पे घूमा फिरा, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ का खूबसूरत लैंडस्केप देखा, खाना वगैरह खाया। पूरा सीरीज रहेगा। और भूटान ट्रेवल के लिए क्या क्या जरूरत है, वीजा, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह वगैरह, मनी एक्सचेंज, सभी चीजों के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा, वो सब आने वाले वीडियोस में। सीरीज को भी देखना ना भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो आप सभी के लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे और मेरे चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।